चलिए, तो बच्चों सबसे पहले आप सभी का स्वागत है जीवीएफ स्कूल के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अभी हम क्लास टेंथ के जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड टेंथ का एग्जाम, क्लास टेंथ के जो बिहार बोर्ड के एग्जाम है बच्चों, इसका हम पीवाईक्यू पेपर कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं। पीवाईक्यू पेपर्स कर रहे हैं बच्चों। और आज करेंगे हम 2017 में पूछे गए जो क्लास टेंथ के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को हम आज करेंगे इन वन शॉट, मतलब एक बार में सभी हम खत्म करेंगे। ठीक है, एक बार में हम सभी खत्म करेंगे सभी प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम शुरू हो जाते हैं। अरे चलो बच्चों, द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बाद में करते हैं, पहले लॉन्ग क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। हमारे पास क्या होता है कि अक्सर टाइम नहीं बचता है लॉन्ग क्वेश्चन करने का, लेकिन ऐसा भी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ, अभी तक कोई बच्चा जुड़ा नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ ले जाते हैं, कर ले जाते हैं। 2016 के कोई भी प्रश्न, 2017 का कोई भी प्रश्न अगर आपको रह जाता हो कि लगता हो कि नहीं यार अभी जो है सो इसको हमें बताना है, ऐसा आपको लगे कि अभी जो है सो नहीं हुआ है या कुछ भी चीज, तो इस तरह से करना है। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता हो कमेंट बॉक्स में उसको लिख देना है। आप या तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, जो क्वेश्चन हम नहीं बने 81 30 63 63 99 पर कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने वो मुझे आप यहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा लिंक इसका भेज देता हूँ लोगों पर, बच्चों को, ताकि वो बच्चे। ठीक है, चलिए। चलिए तो ये 81 30 63 63 99 अब पूछ रहा है। प्रश्न ये है कि द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस 3 बराबर 0 है, तो मूलों का योग का मान क्या होगा। मूलों का योग का मान मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालना है आपको। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब इसमें ए है 1, बी है 2 और सी है माइनस 3। तो माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस 2 अपॉन एक ए, तो माइनस 2 हो जाएगा इसका आंसर। माइनस 2 इसका हो जाएगा आंसर। क्या? मूलों के योग पूछ रहा है। अगर आपसे पूछ देगा मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो सी है माइनस 3 और बाई ए है 1, तो माइनस 3 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलिए आगे हम प्रश्न करें। हाँ, यदि बहुपद में, ध्यान से, यदि बहुपद में px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 हो और शून्यांक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा का मान हम बताए थे बच्चों,
अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। C क्या है? 10 के जगह 10 है, 10 है इसमें C, जो स्क्वायर के साथ रहे वहां पर 1 कहते हैं, A कहते हैं, ये B कहते हैं और ये C होता है। ठीक है, तो 10 A का मान है 1, तो हो जाएगा 10, यानी कि इसका भी उत्तर है क इसका उत्तर हो गया। अगला चले हम लोग, एकदम आसान आसान प्रश्न है, आप सभी लोगों को भी एकदम जल्दी जल्दी कर लेना है। ठीक है, जल्दी जल्दी। चर को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान क्या कहलाएगा? आरोही या अवरोही को कहने पर बीच वाले जो होते हैं वो माध्यिका कहलाते हैं, माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है? चर को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर मान लेते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह से आपने रखा, तो इसको कहते हैं माध्यिका। तो ये हो जाएगा बच्चों माध्यिका। क्या कहलाएगा? माध्यिका। अगला प्रश्न जल्दी 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 करेंगे। अगला प्रश्न है √5 एक संख्या है। जैसे ही बच्चों √5 जैसा कुछ संख्या रहे जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, ठीक है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता है, यह संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इस संख्या को, अच्छा ये बताइए, संख्या को ये p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा, कोई भी संख्या परिमेय संख्या क्यों कहते हैं इसको? परिमेय संख्या बच्चों, परिमेय संख्या एक शब्द से आया है, उस शब्द का नाम है रेशियो, यानी कि अनुपात, और रेशियो से ही बन गया है रेशनल, और रेशनल को ही हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, रेशियो, रेशियो एक शब्द है, और रेशियो माने दो अंकों के बीच के रेशियो यानी कि अनुपात को, अगर अनुपात है तभी ठीक है, और जो अनुपात को हम पढ़ते हैं उसी को कहते हैं रेशनल। रेशियो से बना रेशनल, और रेशनल से बना परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि वो दो शब्दों के बीच के अनुपात होता है वो। ठीक है, अगला चलिए। बिंदु 4 और -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी। बच्चों ये प्रश्न बार बार पूछता है, ये प्रश्न बार बार पूछता है आपको। देखिए ये होता है ग्राफ, ठीक है, इसमें होता है एक्स एक्सिस, ये वाई, ये सॉरी ऐसे नहीं, ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये -x एक्सिस और ये -y एक्सिस। ठीक है, तो कहता है मूल बिंदु से, मूल बिंदु कहाँ होता है? मूल बिंदु ये 0 0 0 0 जो होता है ना, यहां से ये 0 0 है, वहां से होता है। तो सिंपल सा दूरी निकालने के लिए इसमें करना क्या है, जैसे ही मूल बिंदु से प्रश्न पूछे तो एक रूट निकाल लिख देना है ऐसे, और √4² और +5 स्क्वायर, -5 स्क्वायर को भी करोगे तो हो जाएगा। हमारा जितना भी दिया रहे उसको x² + y² कर देना है। मूल बिंदु से अगर ऐसी दे तो रूट कर देंगे x² + y² का रूट कर देना है। तो जैसे इसको करोगे 16 जोड़ 25 का रूट होता है बच्चों, 16 25 होता है 6 5 11, और एक बचा और 2 4 41, तो √41। समझ गए? √41। जैसे मूल बिंदु से, अब इसको बिंदु को दर्शाइए तो x है 4, 1 2 3 4 यहां पर होगा, और y है -5, तो -5 1 2 3 4 5, तो यहां जाएगा ये 4
और -5। ठीक है, तो ये दूरी पूछा आपसे। ठीक है, तो दूरी पूछने के लिए क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर कर देंगे तो √41 आ गया। चलिए, ये उत्तर हो गया हमारा। अगला चलेंगे। कहता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होगी। बच्चों, ये प्रश्न बार बार आ रहा है, 2016 में भी रिपीट किया, 2017 में भी ये रिपीट कर रहा है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा बराबर होता है, ये दोनों बराबर होता है, यानी कि समान होता है। ये आप याद रख लीजिएगा। जब एक जगह से दो लोग मेरे पास आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों को समान दूरी तय करना होगा। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, प्रश्न ये है बच्चों, एक शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई यानी कि h बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। आधार की त्रिज्या, ये है बच्चों शंकु, ये है आपका शंकु। तो शंकु में आधार की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 24 सेंटीमीटर। तो कहता है कि शंकु का आयतन कितना होगा। शंकु का आयतन क्या होगा। सवेरे लाइव चल रहा है, हाँ सवेरे लाइव क्लास 10th का चल रहा है, ये क्लास 10th की क्लास है और ये लाइव चल रही है, क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। तो शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार, तो शंकु का आयतन क्या फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको आर बराबर दिया हुआ है, आर बराबर 6 सेंटीमीटर है और एच दिया हुआ है। तो आयतन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए क्योंकि यहाँ ऑप्शन में सिर्फ पाई ही है, तो पाई को पाई रहने देते हैं। आर को 6 गुना 6 कर देते हैं क्योंकि आर स्क्वायर है, तो 6 गुना 6 और एच है बच्चों 24। तो यहां से यहां काट दीजिए, यहां से यहां काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो अब आइए, पाई गुना 2 गुना 6 गुना 24, तो 24 को 24 दूनी 48 को गुना करेंगे, ध्यान से ऐसे इसको तोड़ने के लिए इस तरह से कर सकते हैं, पाई गुना 12 गुना 12 गुना 2। ठीक है, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है और बरवहां रहा 44 से हम लोग जानते हैं कि 144 होता है, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 8 8 और 2 288 पाई। तो बराबर हो जाता है बच्चों 288 पाई। तो 288 पाई यानी कि क इसका उत्तर हो गया, शंकु की ऊंचाई होता है 24 सेंटीमीटर है और त्रिज्या है बच्चों 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ सब में पाई है। ठीक है,
उसको 22/7 नहीं लिखेंगे और 6 गुना 6 क्योंकि त्रिज्या है तो त्रिज्या का r स्क्वायर होता है तो 6 गुना 6 24 फिर लिख देंगे क्योंकि 24 h बराबर 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर इसको जब कैलकुलेट करेंगे गुना भागा करेंगे तो 288 पाई आ गया। ठीक है। सवेरे सवेरे चल रहा है बालकगण, सवेरे सवेरे। निश्चित घटना की प्रायिकता होगी, निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। निश्चित घटना की सदैव प्रायिकता जो है वो एक होगी, एक एक एक। निश्चित घटना की जो प्रायिकता होगी अगर निश्चित है, ठीक है, निश्चित है, ध्यान समझना, निश्चित है। अगर यहाँ कोई बोला घटना की प्रायिकता है तो घटना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दो प्रायिकता है इसकी, लेकिन घटना निश्चित है कि कोई बाहर से आने वाला है, निश्चित है कि हमारे साथ हम बिहार बोर्ड का टॉप होने वाले हैं, तो निश्चित है ये। तो निश्चित क्या है, प्रायिकता है एक। तो जब निश्चित लग गया शब्द बच्चों तो उसकी प्रायिकता एक होगी। अगर निश्चित हटा देंगे घटना की प्रायिकता फिर दो हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। प्रायिकता क्या है, संभावनाओं को बताता है, प्रोबेबिलिटी बताता है, हो भी सकता है नहीं। जैसे मेरे पढ़ाने की प्रायिकता क्या है, तो मेरे पढ़ाने की प्रायिकता दो है, हम पढ़ा भी सकते हैं और नहीं भी पढ़ा सकते हैं। अब दूसरा आता है कि हम कितने विषय पढ़ा सकते हैं। तो मान लेते हैं हम कितने विषय पढ़ाने की प्रायिकता क्या है, तो कोई भी 6 विषयों में से हम एक पढ़ा सकते हैं तो उसकी प्रायिकता 6 है। समझ गए? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान बच्चों क्या होता है? सिंपल था, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर, ये देखिए सी एस, हाँ इसको चलो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है तो इसको ब्रेक कर दो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। और ये हो जाएगा एलसीएम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर 1 होता है तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा इसका ख वाला उत्तर। कॉसेक स्क्वायर, टाइपिंग मिस्टेक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर, साइन का उल्टा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, आप सभी जानते हैं। cos 60 का मान क्या होगा? cos 60 का मान बच्चों होता है वही जो sin 60 का मान होता है 1/2, 1/2। ठीक है, cos 60 का मान होता है 1/2। अब चलिए आगे। हाँ, अब बच्चों फिल इन द ब्लैंक जो है सो 2017 में पूछा गया था कि x एक संख्या है, तो x एक चर संख्या है। क्या है? चर संख्या है, चर संख्या है, चर है। मान लिया जाए कि ये x है, तो x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x क्या है? x कुछ भी हो सकता है, तो x क्या है? एक
चर है। चलिए आगे। 4x प्लस 1/7 एक कौन सा है? बहुपद है। तो बहुपद है, एक रेखीय है, द्विघात है, ठीक है, या क्या है? त्रिघात, त्रिरेखीय है, एक रेखीय है, द्विरेखीय है। एक रेखीय का मतलब होता है बच्चों एक सिंगल लाइन पर जाता है वो, जैसे ये x है और y है। तो एक रेखीय रेखीय अगर बहुपद है तो देखो 4x प्लस 1/7 बराबर 0 अगर कहें तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर होगा 1/28 माइनस, ठीक है, x बराबर। तो ये क्या हो गया? एक रेखीय है। तो एक रेखीय का मतलब है रैखिक, रैखिक। हाँ, कौन नहीं आया अभी तक? हाँ, रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक बहुपद है। चलिए, रैखिक बहुपद है। कौन नहीं आया है? नहीं पढ़ो कोनो। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? देखो ये वृत्त है, अब इसको आधा से हम काट दिए, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? बताओ। अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है, क्योंकि ये वाला कोण ये इसका यहाँ आधा होता है, 90 डिग्री होता है। तो क्या होगा? यहाँ समकोण होता है। हाँ, कौन कौन आ गया है? जल्दी से तैयार हो जाओ। हम्म 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 अर्धवृत्त क्या होता है? समकोण होता है। चलिए आगे। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, ये तो परिमेय है बच्चों, यहां लिख देंगे समद्विभाजित भाजित 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 करता है। समद्विभाजित, समद्विभाजित, ठीक है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। और यहां पर एक प्रश्न है कि बिंदु x1 और y1, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं इसको। बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। ध्यान से बच्चों, मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। ध्यान से, ये एक रेखा है और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, x2 y2। तो बोल रहा है कि इसके बीच में मान लो A है और ये B है, तो कह रहा है ये जो P है जो कि बीचों बीच में है, इसका कोऑर्डिनेट निकालिए। तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या होता है? x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2।
तो ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। सीधा सीधी बच्चों माध्य निकालना है, माध्य। माध्य अगर किसी भी चीज का निकाल लेंगे तो बीचों बीच हो जाएगा, जाहिर सी बात है, बीचों बीच हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसको इसको जोड़ के 2 से भाग दे दो, इसको इसको जोड़ से 2 से भाग दे दो। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे तो फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, बिंदु ए और बी और माइनस ए और बी के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी क्या होगी? मैंने बताया था बच्चों बीच की दूरी निकालने के लिए। ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं कि रूट करते हैं। ठीक है, रूट करते हैं और x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही करते हैं हम लोग। अब x2 की जगह पर माइनस a है और x1 के जगह पर a है, तो इस दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है, माइनस a है प्लस y2 की जगह पर माइनस b है और y1 के जगह पर माइनस, y1 के जगह पर माइनस y1 है, तो यहाँ पर माइनस b है का स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे लिख दो। माइनस a माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस b माइनस 2b का स्क्वायर और यहाँ पर रूट, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो अब यहाँ पर लिख देंगे। आगे थोड़ा सा आएंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, रूट 4 को कॉमन कर देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 को बाहर कर देंगे, 4 का रूट तो निकल जाएगा लेकिन इसका रूट नहीं निकलेगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे लिख देंगे आंसर, आंसर। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आगे। यदि 2 साइन ए बराबर √3, 2 साइन ए बराबर है, पेन को वाइट कर लेते हैं, नहीं आएगा यहाँ। चलिए, यदि 2 साइन ए बराबर √3, तो साइन बच्चों साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा √3/2। तो किसका मान √3/2 होता है, तो पता चलेगा साइन 60 का मान होता है, तो a बराबर 60 डिग्री हो गया, √3/2। साइन का मान बच्चों 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, साइन का मान 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा और 1 से कम कभी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी 2/√3 दे तो इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, √3/2 होगा साइन का मान कभी भी। ठीक है, चलिए आगे। आज तो मैथ में दम नहीं है। cos a बराबर 4/5 है, तो tan a का मान बताइए। ठीक है, ध्यान से, cos a बराबर है 4/5, यानी कि लंब बटा कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा बच्चों, आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 25 में से 16 गया तो 9, 9 का बच गया 3,
तो आधार बराबर हो जाएगा बच्चों, आधार बराबर होगा कितना 3। तो tan a बराबर होता है लंब बटा आधार, और लंब है 4 और आधार है 3, तो 4/3। समझ में आ गया? 4/3। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। अब सही या गलत लिखना है, सही या गलत लिखना है। कहता है दो संख्याओं का गुणनफल, कहता है बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या अगर है तो गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM। बच्चों एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे हम आपको दें कि दो संख्या है, एक 2 और एक 4, तो ध्यान से 2 और 4 का गुणनफल बच्चों होता है कितना 8 होता है। अब चलिए 2 और 4 का HCF कितना होगा 2 होगा, और LCM कितना होगा 4 होगा, तो ये भी हो गया 16, 16 नहीं 8, ठीक है, ये भी हो गया 8। यानी कि बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल उतना ही होता है जितना उन दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल होता है। निकल गया? देखा आपने, हमने कहा दो संख्याओं का गुणनफल, तो माना कि संख्या 2 और 4 है, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो गुणनफल कितना है, गुणनफल एक बार और फिर समझिए, तो गुणनफल हो जाएगा 8 बच्चों। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF दोनों का कॉमन 2, और LCM बच्चों हो जाएगा 4, तो दोनों का फिर गुणनफल अगर करेंगे हम ये वाला, तो यहाँ 8 आएगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसके HCF और LCM का गुणनफल होगा। अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग को जो बार बार आ रहा है, जितनी ज्यादा संख्या उसकी आ रही है, अधिकतम बारंबारता आ रहा है, बारंबारता बार बार, जैसे 1 2 3 4 3 आया, ठीक है। तो अधिकतम बारंबारता किसकी है, 3 की है, तो इसको बच्चों बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। अगर बारंबारता बार बार आ रहा है तो उसको बहुलक कहते हैं, जिसकी अधिकतम बारंबारता है, गिन लेंगे तो बारंबारता निकल जाएगा। चलिए आगे। द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग एवं गुणनफल, शून्यांकों का क्या करना है, योग और गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। ध्यान से, a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -8, और c बराबर कितना है 6। तो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा यही शून्यांक होते हैं, -b/a होता है। तो -b -8, ठीक है, बाई a हो गया 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8/2 काट देंगे तो 4 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया बच्चों 4, तो लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। ये एक आंसर हो गया। और दूसरा, ऐसे आप मार्क कर देना एग्जाम में तो आपके लिए आसान अच्छा लगेगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो c का मान क्या है 6 और a का मान है 2, इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3। तो यहां लिख देंगे कि अल्फा इंटू बीटा, यहां लिख दो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर है 3। ये है हमारा उत्तर, ठीक है। या यहाँ पे लिख दो कि शून्यांकों का योग बराबर 4 और शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो गया 3, इस तरह से भी लिख सकते हो। चलिए आगे।
द्विघात समीकरण के मूल्यों का वास्तविक एवं समान होने के लिए द्विघात समीकरण के मूल्यों का वास्तविक और समान होने के लिए क्या है कंडीशन? बच्चों, जो द्विघात समीकरण है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। अगर ये समीकरण आ गया, ठीक है, तो ये समझ जाओ कि ये जो द्विघात समीकरण, ये मूल्यों वास्तविक है और समान होते हैं। ठीक है, समान होते हैं, ये निकल जाएगा आपका। समझ गए? डिस्क्रिमिनांट जो होता है, डिस्क्रिमिनांट शून्य भी होता है, डिस्क्रिमिनांट भी शून्य होता है, डी बराबर शून्य। चलिए आगे। एक समबाहुभुज त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। समबाहुभुज क्या है बच्चों? समबाहुभुज की परिमिति है 30 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये इसका है ए और ए, तो परिमिति बराबर होता है 3a बराबर है 30 सेंटीमीटर। तो a बराबर बच्चों 30/3 यानी कि 10। तो भुजा निकल गया क्या? 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा निकल गई। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, आपको इस तरह से नहीं लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर कि समबाहुभुज त्रिभुज की परिमिति बराबर है 30 सेंटीमीटर। तो भुजा बराबर हो जाएगा परिमिति बटा 3। ठीक है, अब क्षेत्रफल बराबर होता है 1/√3 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, 1/√3 और भुजा दिया हुआ है 10 गुना 10 यानी कि 100/√3। ठीक है, अच्छा √3/4 बच्चों, सॉरी गलती हो गई, 1/√3 नहीं होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये √3, हाँ भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना 10 गुना 10 यानी कि 100 यानी कि 25√3। ठीक है, 25√3। चलिए आगे चलें। चलिए चित्र में ओपी ज्ञात करना है, ओपी शीर्ष पर पी ए बराबर दिया हुआ है 12। ठीक है, और ओ ए बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो हम ये जानते हैं कि इस पर डाला गया संपर्क रेखा पर डाला गया लंब 90 डिग्री का होता है। तो परिमेय संख्या पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पीओ का स्क्वायर बराबर ए पी का स्क्वायर प्लस होगा ओ ए का स्क्वायर। ठीक है, पी ए या ए पी जो भी कह सकते हैं, यहां पर पी ए कर दीजिए, पी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो
अब आ गया यहाँ पर बराबर पी ए कितना है, पी ए हो गया 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर होता है 114 प्लस 144 144 जोड़ 25 बराबर 169, और 169 का वो रूट निकाल देंगे तो आ जाएगा 13। तो ये हो गया बच्चों 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। हम्म 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 चलिए आगे। बिंदुओं में ए, 2 और 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बिंदुओं में कोऑर्डिनेट दिया हुआ है बच्चों और इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1। इसका फॉर्मूला होता है, जब कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2, यहां से ब्रैकेट लगा दीजिए, x1 इंटू y2 माइनस y1, y2 माइनस y3 माइनस y1, y3 माइनस y2 प्लस x2 इंटू x2, जिसमें 2 जिसका है उसका नहीं लिखना है, बाकी दोनों लिख देना है, y1 माइनस y3, इस तरह से ले, y3 माइनस y1 लिख दो, y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू x2 माइनस x1, ये लिख दो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। अरे यार x3 y1 माइनस y2, जिसका है उसको नहीं लिखना है। चलो 1/2 x1 लिख दो, x1 में है 5, y3 कितना है, y3 माइनस 4, ठीक है, अगर सीक्वेंस नहीं बैठेगा तो नहीं आएगा, -4, चलो लिखते हैं, माइनस y2 कितना है, y2 ये है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, सिंपल सा इसको बैठा दो, तो y3 कितना है, y3 -4, y2 7 प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है, y3 -4, y1 कितना है 2, प्लस x3 हाँ -7 इंटू प्लस -7 है ये, ठीक है, -7 और y1 माइनस y2, y1 5 माइनस y2 कितना है 7। अब इसको कैलकुलेट कर दो, 1/2, 7 4 11, 7 और 4 11 माइनस 55 प्लस 6 4 अदू 6 चौका 24 माइनस 24, 55 माइनस 24, ठीक है, 5 7 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा -2 और 7 14 प्लस 14, कुछ गड़बड़ आया है यहाँ, कुछ तो गड़बड़ है, ये हम लोगों ने y2 माइनस y3 यहाँ पर करना था, यहाँ पर y2 माइनस y3 माइनस y2 कर दिए,
ठीक है। और दूसरा करना था एक y3 माइनस y1, तो वहां पर हमने y3 माइनस y1 किया, y1 माइनस y2 कर दिया। पहला वाला में हम लोग गड़बड़ किए हैं, पहला वाला हम लोग को ठीक करना है। ठीक है, यहाँ पर बाकी सब हम लोग का ठीक है। यहाँ पर जो है वो है x2 माइनस y1, x2 हाँ y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, ये फॉर्मूला याद ही कर लेना, नहीं तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। a1/2, x1 कितना है 5 है, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ हो गया ना तो गड़बड़ा गया। y2 कितना है 7 और y3 कितना है -4, तो माइनस माइनस 4, तो ये हो जाएगा प्लस। अब आ जाइए, अब ठीक है। 1/2, 7 4 11, 11 5 55 प्लस 6 चौका 24, तो ये हो जाएगा -24 और प्लस यहाँ पर हो गया 7 दूनी 14 प्लस 14, तो 10 55 में से क्या 10 गया यहाँ, इसमें से 14 10 45, 1/2 गुना 45, ये आना चाहिए। 55 24 35, y1 माइनस y2, y1 कितना है, अरे भाई यहाँ भी गड़बड़ है, 7, y1 है 2 माइनस y2 कितना है 7, ठीक है। तो यहाँ पर फिर गड़बड़ गया है, यहाँ पर 7 5 35, तो यहाँ 35 होगा ना, ठीक है, तो 35, तो फिर हो गया यहाँ 66/2 यानी कि 33। चला, बड़ा मेहनत से आया है बच्चों, घचर पचर घचर पचर घचर पचर। ये फॉर्मूला जो है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फॉर्मूला का एक बार और अच्छे से, x1 इंटू y1 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस y1, ठीक है, y3 माइनस y1। अरे यार, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हो कि जो x1 है उसके जस्ट अगला यहाँ लिखो, x2 है इसके जस्ट अगला यहाँ लिखो, और x3 है उसके जस्ट अगला यहाँ लिखो। 3 के बाद 1 आएगा क्योंकि तीन ही वो चीज है, तो तीनों में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, इस तरह से, और उसमें से y को अगला घटा दो। चलो, ये वो टेक्निक समझ पाया, घचर पचर घचर पचर। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। देखो, वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr, तो 2πr दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 88/2π, यानी कि 88/2 गुना 22/7 है, तो ऊपर 7 चला गया, ये कट गया, और 22 चार बार में, और 4 4 2 घट गया, यानी कि 14 आ गया। क्या आर बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर होता है πr², यानी कि 22/7 गुना 14 गुना 14, यानी कि इसको काट देंगे 2 से, तो 22 गुना 28, ठीक है, तो गुना कर देंगे 56 और 56, यानी कि 6 1 6,
616 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट। बराबर 616। चलो आगे। 26 दूनी 52, यानी कि हम लोग हर 1-2 मिनट में एक प्रश्न कर ले जा रहे हैं। चलो जल्दी से। दो घन जिसमें से प्रत्येक का आयतन, दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब हो और उसकी एक एक सतह पर जोड़कर एक घनाभ बनाया गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा? घन की भुजा बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, घन की भुजा बराबर हो जाएगा घन के आयतन का 64 का 3, यानी कि 4 और 4 में अगर हम बांटे तो बराबर 4, तो भुजा हो गया इसका 4 सेंटीमीटर। तो घराव दो चीजों दो को जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है, दो प्रत्येक जिसमें जैसे ये है घन और ये है घन, एक घनाभ जोड़ दिया ध्यान से। ये है घन और ये है एक दूसरा घन, कहा दोनों का 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया घनाभ बन गया। तो घनाभ का लंबाई कितना होगा? तो लंबाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर को जोड़ेंगे और 4 सेंटीमीटर, तो घनाभ का लंबाई बराबर हो जाएगा बच्चों 4 + 4 यानी कि 8, तो यहां सीधे लिख देंगे 8 सेंटीमीटर। और घनाभ का हाइट ऊंचाई यानी कि h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और b बराबर हो जाएगा यानी कि चौड़ाई बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला, किसी को याद है? चलो जल्दी से बताओ। 2 × LB + BH + HL, 2 × LB + BH + HL कर लो। 2 गुना LB, L और B को गुना करेंगे 8 और 4 34, 8 चौका 32 जोड़ B और H को गुना करो, B और H को 16 जोड़ H और L को गुना करो, H किधर है? H 4 सेंटीमीटर और चौका 32 तो 32 दूनी 64 और 16, 64 और 16 हो जाता है 80। चलिए 64 16 80 होता है, ठीक है। 80 गुना 2 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? ये देखो, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये वाला पृष्ठ, ये इसका क्षेत्रफल निकाल लो, एक पहला निकालो, दूसरा निकालो, ठीक है। तो और दो 3 इसका 6 पृष्ठ होता है, 6 पृष्ठ होता है, तो 6 का आयत के बराबर होता है ये और 2 से गुणा कर दो।
एल बी बी एच और एच एल, सिंपल सा घनाभ है। घनाभ कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ये तो इसका ए एल इंटू बी, एल इंटू बी, ये भी तो एक आयतन की तरह है, ये भी एक आयतन की तरह है, तो ये निकाल लो और एक ये वाला निकाल लो। समझ गए? चलो अगला, सब गायब हो गया। उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करना है जिसका शीर्ष 3, 5, -7 to 4 और 10-2 हैं। शीर्ष क्या है? 3, 5, -7, 4 और 10-2 है। ए, बी और ए सी है। तो कहता है केंद्रक ज्ञात करिए। ठीक है, केंद्रक ज्ञात करिए। तो सिंपल सा लाइन है, केंद्रक ज्ञात करना है ये वाला। ठीक है, ये वाला केंद्रक ज्ञात करना है। तो इसके लिए केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। उसी तरह से y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, चलिए सभी को जोड़ दीजिए। तो यहां पर x1 3 जोड़ दूसरा है -7 जोड़ 10/3 और y3 में कर दीजिए y1 5 जोड़ 4 y3-2/3। अब इसको जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा? 10 3 13, 13 में से 7 गया, 13 में से 3 3 6/3। यहां पर हो गया कितना? 2 2 5 2 7 7/3। तो यह हो जाएगा कितना? चलो हो तो गया। निकल गया ना कोऑर्डिनेट? इसका कोऑर्डिनेट हो गया 2 और 7/3। चल गया। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा बस, और क्या। सभी जो बुतरुआ गण है ना, ये अभी है फरार घोषित। चलो ठीक है, tan A बराबर है बच्चों cot B। तो A प्लस B बराबर है 90 डिग्री। तो सिद्ध करना है, ठीक है, कि tan A बराबर cot B। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों tan A बराबर tan 90-B। अब A बराबर लिख सकते हैं 90-B। तो ये इधर आएगा तो A प्लस B बराबर 90।
ये हो जाएगा प्रूव्ड। प्रूव्ड, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। चलिए 60 डिग्री त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करिए। 60 डिग्री अगर दिया हुआ है तो त्रिकोणमिति का अनुपात बताइए, यानी कि साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो साइन का उल्टा 2 होता है ये, तो 2/√3। साइन 60 कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो कॉसेक 60 का मान होगा 2, क्योंकि इसका उल्टा होता है। tan 60 होता है √3, तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। ठीक है। cosec 60 डिग्री 2/√3। चलिए आगे। पूछता है कि अगर 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। माना कि nth टर्म जो है वो 78 है। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें n निकालना है, ठीक है, और पद दिया हुआ है। तो पद है बच्चों 78 बराबर a, यानी कि a 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 3 में से 5 को घटाएंगे तो 5 हो गया। 3, 5, 8 में से 3 को घटाएंगे, 2 लगातार पद को ऊपर पहले बाद वाले से पहले वाले को घटाना है, तो हमें डी निकल जाएगा। यहां पर अगर लिखना हो तो इस तरह से लिख भी सकते हैं कि a बराबर 3, आपको लिख देना है एग्जाम में d बराबर है बच्चों कितना, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। इस तरह से लिखना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग अगर आप करेंगे तो क्वेश्चन काट लेगा नंबर, ठीक है, तो नंबर काट लेगा। यहाँ पर स्टेप का ही है, हम क्वेश्चन तो कैसे भी बना सकते हैं। तो ये हो गया 5, और यहाँ लिख दो Tn बराबर दिया हुआ है 78, nth टर्म। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे। 78 तो हो जाएगा 75, 5 घटा देंगे, एक स्टेप मार्किंग कर दिए, n माइनस 5 n माइनस 1 बराबर 5 इधर आ जाएगा तो 5। तो इसको काट दीजिए, 5 से 5, 5 से 1 और 5, 15 × 5 = 75, 15 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, तो n बराबर है बच्चों 16। तो n बराबर है 16। हमने स्टेप मार्किंग कर लिया है, जगह थोड़ा सा कम है हमारे पास, तो आपको स्टेप मार्किंग नहीं करना है। एक एक स्टेप का नंबर मिलता है, तो स्टेप मार्किंग नहीं करना है, एक एक स्टेप लिखना है। जैसे पहले ये भी लिख देना है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn आपका 78 दिया हुआ है, तो 78 लिख देना है, a इतना, n माइनस 1 और माइनस 5। फिर आपको अगला स्टेप में 78 घटाओ 3 करना है, तो 78 घटाओ 3, तो फिर उसके अगला स्टेप में आएगा 75। 75 बराबर n माइनस 1 इंटू 5 लिखना है यहाँ। अगला स्टेप में 75/5 करना है, n माइनस 1 लिखना है, 15 घटेगा, फिर यहाँ पर करना है। तो 3 स्टेप जो है हमने 3 स्टेप हमने कट कर लिया है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो माना कि पहले उल्टा मान लो इसको बच्चों, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अगला स्टेप में लिखना है, तो इसे √3 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, √3/2 में लिख सकते हैं, जहां p और q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक मतलब इसको इससे भाग नहीं लिया जा सकता है। यहां लिखना है जहां p और q, यहां q को मैं ऐसे छोटा वाला लिख दो, p और q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0। ध्यान से स्टेप मार्किंग करना है। अब दोनों तरफ लिखो अगला में कि दोनों तरफ वर्ग कर दें, तो इधर भी वर्ग कर दें, 3 बराबर p²/q² हो जाएगा। ठीक है, तो अगला में हम लोग लिख देंगे कि p² बराबर 3q², ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समीकरण निकला। अब यहां पे लिखेंगे, इसका अर्थ है कि p² 3 से विभाज्य है। p² क्या है? 3 से, यहां पर q² बराबर लिख सकते हैं ना, q² बराबर लिख सकते हैं ना, p² बराबर बाई 3। इसका अर्थ होता है, इसका मतलब है कि p² जो है वो 3 से विभाज्य है, यानी कि भाग उसका लग जाएगा और पूरी तरह से कट जाएगा, जो कि यहां पर एक दर्शाता है कि यह एक विरोधाभास है और इसकी मान्यता विपरीत होगी। ठीक है, इसकी मान्यता विपरीत होगी और यह मान्यता विपरीत है, इसलिए p और q सह अभाज्य है, क्योंकि दोनों 3 के गुणज है। हमारी मान्यताएं गलत है, अतः √3 एक परिमेय संख्या है। ये पूरा लाइन जो हमने अभी बोला है, वो सारा चीज स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। बच्चों, ये जो है वो कटेगा ही नहीं। ठीक है, यहां पर q² बराबर लिख दो हुए p² के मान लेते हैं, तो ये कटेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो तो कटेगा नहीं। तो यहाँ पे लिखना है कि यह एक यह मान्यता गलत है और ये चीजें नहीं सिद्ध हो सकती हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये सारी चीज लिए बच्चों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, ये आपसे पूछा जाएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। तो इस चीज को आपको यहाँ सिद्ध करना है, तो सिद्ध इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप लिख करके आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इसका अर्थ है p² 3 से विभाज्य है, तो p भी 3 से विभाज्य होगा। मान लीजिए p बराबर 3 के है, समीकरण करने पर
3k² बराबर 3q², तो 9k² बराबर 3q², तो फिर q² बराबर 3k² हो जाएगा। इसका अर्थ है कि q² 3 से विभाज्य है, तो q भी 3 से विभाज्य होगा। तो हमारी मान्यता के विपरीत है ये। इस तरह से यहाँ पूरा चीज लिख देना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो हम डिटेल में समझा देंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 को हम क्या लिख सकते हैं? 96 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 गुना 32, 32 दूनी 64, 32 32 दूनी 64, 32 30 96, 3, ये लिख सकते हैं। इसी तरह से 404 को क्या लिख सकते हैं? 404 को क्या लिख सकते हैं? 404 को 4 लिख देंगे एक के बार एक। 2 गुना 2 गुना 101, यही होगा। तो HCF निकालना है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन जो दोनों में है, कॉमन जो दोनों में है। चलो हम कॉमन निकालते हैं, कलम चेंज कर देते हैं। कॉमन इसमें भी 2 एक बार है, 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 बाकी कोई कॉमन नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे HCF बराबर 2 गुना 2, जितना बार कॉमन निकला है उसको लिख देंगे। तो 2 गुना 2 बराबर हो गया 4, तो HCF हो गया 4। एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम निकालने के लिए जितनी भी संख्या है जो कॉमन है उससे एक बार लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको एलसीएम बराबर 2 गुना 2 न 2, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखेंगे, गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी लिखेंगे 3, और ये भी कॉमन बाबू नहीं है तो 101। अब इन सभी को अगर हम गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 96 96। ये गुना कर लीजिएगा आप लोग, गुना करने में तो महारत हासिल किए ही हैं आप लोग, तो गुना कर लीजिएगा। 32 कैसे हो जाएगा? इतना हम जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लिए, हम ज्ञाता हैं। ये देखिए इसको गुना करिएगा तो 96 आएगा, 96 को 101 से गुना करिएगा तो 96 96 96 आएगा, ठीक है। चलिए आगे। तेरह माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5x+5 का स्क्वायर। अब इसका हल निकालना है, हल निकालिए भाई। चलिए पेन चेंज कर देते हैं, ठीक है। अहो भाग्य हमारे, हैं? ठीक हो जाएगा आज, ठीक है। चलिए
तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको स्क्वायर कर दो तो इसको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, स्टेप मार्किंग हमने कर दिया है, आपको स्टेप मार्किंग नहीं करना है। चलो स्टेप मार्किंग हटा ही देते हैं। तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ठीक है, 10x प्लस 25। अब इसको कर देंगे तो इस सबको उधर लेते चले जाओ। 0 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 माइनस 13, ये उधर जाएगा। तो अब इधर लिख लो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 12 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो यहां पर लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। x को कॉमन लो, x प्लस 3 प्लस 2 को कॉमन लो, x प्लस 3 बराबर 0। x प्लस 3 फिर से कॉमन लो, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा -3 और -2। ये हो गया हल, उत्तर। ठीक है, ये हो गया उत्तर, उत्तर। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। और कहता है एक त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। तो कर्ण क्या है बच्चों, 13 सेंटीमीटर को। तो माना कि आधार क्या है, आधार क्या है x है। तो माना कि आधार x है तो लंबाई क्या कह रहा है, ऊंचाई क्या कह रहा है, 7 कम है तो x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब x माइनस 7 स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का रूट बराबर 13। तो इसको हम कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू एक्स प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर चढ़ गया 169 आ जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। ठीक है, अब थोड़ा सा हल करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है,
और इसको भी इधर लेके आ जाओ, प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बदल गया ये। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब इसमें से 49 में इस घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 0 हो गया, 9 में से गया ये, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और फिर 1, तो 120 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 60 बराबर 0। एक्स इसमें से कॉमन कर दो तो x माइनस 10 हो जाएगा प्लस 3, तो x माइनस 10 कॉमन हो जाएगा। ये हो कैसे, गड़बड़ हो गया ना ये, ठीक है। फैक्टराइजेशन कहीं गलत गड़बड़ तो नहीं हुआ, फैक्टराइजेशन तो कहीं गड़बड़ नहीं हुआ बच्चों। माइनस 7x, हाँ ठीक है ठीक है। एक्स, हाँ अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60, 12 25 60 कर देंगे बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12 बराबर 0। यहां पर कर लो, ये कॉमन निकालो, ये दोनों में से कॉमन है तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान आ गया 12 और माइनस 5, ये हो जाएगा आंसर। तो 12 और 5, तो माइनस तो हो नहीं सकता है बच्चों क्योंकि लंबाई है, तो 12 होगा, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 5। आधार आपका 12 क्योंकि लंबाई है ना, तो 12 सेंटीमीटर भुजा हो ही नहीं सकता है। तो 5 यहां पे लिख देना है, यह अमान्य है, अमान्य, क्योंकि माइनस में भुजा की लंबाई थोड़ी हो सकती है। समझ गए, चलिए आगे। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो लंब होगा वो √3/2 होगा। तो ये ए है, बी है और ये सी है। ठीक है बुतरुगण, क्वेश्चन यहां रहने देते हैं। ठीक है, तो ये है, तो ये है ये और ये। तो बच्चों प्रत्येक भुजा ये है, तो इससे एक लंब ड्रॉ करते हैं। तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि ए, यहां पर इसको डी कर देते हैं, तो कहता है सिद्ध कीजिए कि AD बराबर √3/2a है। ठीक है, चलिए सिद्ध कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। शीर्ष से डाला गया लंब इसको 2 बराबर भागों में बांटता है बच्चों, तो ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2।
इसको लिखते रहना है। क्या लिखना? ये है कि यदि बिंदु ये मान लीजिए कि AD शीर्ष लंब है, चूंकि त्रिभुज समबाहु है तो AD जो है वो माध्यिका भी है। AD क्या है? AD क्या है? ये माध्यिका भी है, दोनों को बराबर भागों में बांट भी रही है। तो BD बराबर DC है। BD बराबर क्या है बच्चों? BD बराबर DC है, ये लिखना है, बराबर a/2। तो समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में, A, B और D में समकोण त्रिभुज, अब आ जाओ, समकोण त्रिभुज A, B और D में, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, यही ना? तो चलिए, AB कितना है? A है तो A स्क्वायर माइनस BD कितना है? तो A/2 का स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब ये निकाल लेंगे तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 बराबर AD स्क्वायर, AD स्क्वायर, ये निकाल जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 बराबर AD स्क्वायर। यहां से इसको यहां लाएंगे तो AD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 में से 1 गया तो 3A स्क्वायर बाई 4, यहां से रो हटाएंगे, AD बराबर हो जाएगा √3/2A। प्रूव्ड, प्रूव्ड। समझ में आया? प्रूव्ड। चलिए आगे, K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु, K का मान ज्ञात करिए यदि बिंदु ये और ये संरेख है तो, ठीक है। तो संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर हो, तो K का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं ABCD, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि ये शून्य है। त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो जाएगा ना जब एक ही रेखा पर होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला है 1/2 इंटू x1, ठीक है, इंटू y3 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये करते हैं 1/2 इंटू x1, ये है x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब यहां पर रख देना है, x1 कितना है 2, y3 कितना है y3 माइनस 3, माइनस y2 कितना है y2 है k, प्लस x2 कितना है x2 4, y3 कितना है -3, y1 कितना है 3 3 प्लस x3 कितना है 6, y1 3
माइनस y2 कितना है k, यह निकालना है। k का मान अगर हम निकाल दिए तो हो गया ये बराबर 0। तो अब ये भी उधर जाएगा तो 0, तब इसको कैलकुलेट कर देना है हमें इतना को। चलिए अगला स्टेप हम पेन चेंज कर देते हैं ताकि आपको अगला स्टेप मालूम हो। 2 इंटू, अब इसको गुना करते चले जाइए, ठीक है, इसको इससे गुना करिए क्योंकि ये कैलकुलेशन होगा नहीं। तो -6 -2k प्लस ये गुना हो जाएगा तो -6, और -6 जो होगा -6 चौका 24, तो -24 प्लस 18 -6k -6k, ये होगा। अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे और बराबर है 0। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब k और k, -6 और -k, -8k को इधर लेके आ जाइए, बराबर k को इधर लेके आ जाइए, इसको कैलकुलेट करिए। -6 और -24 30, और 30 में से 18 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -12। तो k बराबर हो जाएगा -12, 13 में से 18 12, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि k बराबर इसमें जो है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। मैं थोड़ा सा देखता हूं। 2k 2k माइनस y2 क्या है, y2 ठीक है। अरे यहां पर x2 माइनस x1 होता है, सारा फॉर्मूला सही है। x2 माइनस y2 माइनस y1 होता, y3 होता है, y3 होता है प्लस। तो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहां पर हम जो गड़बड़ हुआ है वो हम कबूल करते हैं। x1 कितना है 2, y2 k यानी कि k माइनस y3 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3, ठीक है। ऐसा नहीं लिखते हैं, 2 इंटू k माइनस माइनस 3, ठीक है। चलिए ये 0 हो गया। 2k प्लस 6, 3 दूनी 6 प्लस 24, यहाँ पे -24 और यहाँ पर प्लस 18 और फिर -6k इज इक्वल टू 0। तो अब k को इधर ले आओ तो 4k, k कट गया तो 4k बराबर 6 और 6 और 18 24 कट गया बराबर 0। तो k बराबर 0। प्रूफ नहीं, k बराबर हो गया 0। ये फॉर्मूला थोड़ा सा पेचीदा होता है, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अभी हमने याद करवाया था कि जो x1 है उसके जस्ट अगला आप इसमें लिखिए, x2 है उसके जस्ट अगला आप यहाँ लिखिए, और x3 है उसके जस्ट अगला आप यहाँ लिखिए, और उसके अलावा आप उसमें से जो बचा हुआ है उसको घटा दीजिए। चलिए अगला, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा था। यदि एक थैले में 3 लाल 4 काली गेंदें हैं, तो उस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? लाल की निकलने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, ध्यान से।
कुल गेंदें कितनी हैं? गेंदें कितनी हैं? कुल गेंदें हैं 3 और 5, यानी कि जोड़ दो तो 8। तो लाल की प्रायिकता जो होगी वो लाल निकलने की वो 3 बटा, हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। हाँ हाँ, कहाँ पर सर? ठीक, चलिए। अगला है tan a प्लस बी बराबर √3। तो tan a माइनस बी तथा tan a माइनस बी बराबर 1/√3, जहां जहां a जो है 0, a प्लस बी लेस देन 0 और 90 है। तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है। चलिए। tan a प्लस बी बराबर है √3 बराबर हम कह सकते हैं कि tan 60 डिग्री। तो इससे निकल के आ गया कि a प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। अब tan a माइनस बी बराबर 1/√3 इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री अर्थात a माइनस बी बराबर 30। ये एक नंबर और ये एक 2 नंबर। अब यहीं पर आपको यहीं पर हल नहीं करना है, आपको इसका अगला स्टेप लिखना है, ये दोनों को अलग अलग। फिर इसमें इसको इस तरह से करके इसको इस तरह से कर देना है। ये करेंगे 2a बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, a बराबर हो जाएगा 15। तो a बराबर 15 तो b बराबर हो जाएगा, a बराबर हो गया 15। ठीक है, a बराबर है
हाँ 2a बराबर 15, तो b बराबर हो जाएगा a बराबर है 15, तो b बराबर हो जाएगा a प्लस b बराबर है b बराबर है 60 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 60 माइनस a, अर्थात 60 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 45। ठीक है, तो 45 b बराबर है 45। अरे यहाँ पे गड़बड़ा गया है, यहाँ पर चेंज होगा तो ये कटेगा ना कि ये कटेगा। a प्लस बी बराबर है 60 और a माइनस बी बराबर है कितना 30, तो ये और ये घटा, ये घटा तो 2b बराबर हो जाएगा 30, तो b बराबर है कितना 15, तो b बराबर है 15, तो a बराबर हो जाएगा a बराबर 60 माइनस बी, यानी कि a माइनस 15 बराबर 45। यही तो कहें, तो a बराबर हो जाएगा, a बराबर है 15, a बराबर है 45 और b बराबर है 15। चले, ठीक है, तो अगला प्रश्न है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। फॉर्मूला है सिद्ध करना है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। चलिए LHS लेते हैं हम, LHS कुछ भी लेंगे तो सिद्ध ही हो जाएगा, ठीक है। तो LHS लेते हैं हम लोग, तो पहला है बायां पक्ष जो है वो लेने पर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। अब बच्चों यहां पर क्या करना है कि अंश और हर को लिखना है यहां पर कि अंश और हर को 1 प्लस साइन ए से गुना करने पर ठीक है, गुना करने पर कैसे, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए गुना 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस 1 प्लस साइन ए। तो जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा यहां रिजल्टेंट निकल करके 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हाँ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आएगा और बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है।
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर ए। अब बच्चों 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए का ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर। इसको अलग अलग लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान से समझो। तो सेक ए प्लस tan ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। सेक ए साइन बटा कॉस tan ए, तो सेक ए और tan ए। सेक ए प्लस tan ए हो तो गया, स्क्वायर बचल है ये, ठीक है। चलो आगे। बाकी ये बारंबारता का प्रश्न है बच्चों, ये बारंबारता का प्रश्न जो है हम फिर कभी बताएंगे, एक साथ बता देंगे तो सारे प्रश्न एक बार में हो जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये भी प्रश्न वैसा ही है। एक खिलौना त्रिभुज का आकार का शंकु वाला ये बना करके आप देखिएगा, ये भी आप बना करके देखिएगा। रैखिक समीकरणों का युगोत्तर विधि या अन्य किसी विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि लिखा गया है प्रश्न पत्र में, ग्राफीय विधि लिखा गया है, तो ग्राफ की विधि से बनाना है आपको। ग्राफ के माध्यम से अगर आप बना सकते हैं तो उसको बनाइएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया। बाकी एक दो को प्रश्न ये सब बाकी है, तो ये बहुत आसान है, अगर आप लोग को नहीं बनता है तो ये हम कभी बना करके आपको बता देंगे, ठीक है। पढ़ना लिखना नहीं है कोनो को, कोनो नहीं आया था आज के लाइव में, चलो ठीक है।